नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी स्वागत करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सामाजिक राजनीतिक दर्शन। तो कल हमने इसके बारे में आपसे डिस्कस किया था, इसका सिलेबस क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। तो आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं सामाजिक राजनीतिक दर्शन। इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है सामाजिक राजनीतिक दर्शन, इसके अंदर जो पहला टॉपिक है सामाजिक राजनीतिक आदर्श, उसमें समानता, न्याय, स्वतंत्रता। तो इसके पहले कुछ बेसिक बातें हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हेडिंग डाल लीजिए समानता, यहाँ पे लिख लेंगे सामाजिक राजनीतिक दर्शन। और ये पहली क्लास है इस सिलेबस के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे जैसे समाजवाद। जैसे बाद आ गया तो हो जाएगा सिद्धांत। बाद आ गया तो हम क्या बोलेंगे, सिद्धांत। तो समाजवादी यानी सोशलिज्म। सोशलिज्म तो समाजवाद। और ये समाजवाद क्या होता है? वह समाजवाद जिसमें आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों का वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण, यहाँ पे लिखेंगे वह आर्थिक, इसमें लिखेंगे वह आर्थिक सिद्धांत, वह आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत जिसके अनुसार समाज में उत्पादन, वितरण और विनिमय के उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। सार्वजनिक स्वामित्व व नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। तो समाजवाद क्या है? वह आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत जिसके अनुसार, यहाँ पर है, और वह आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत जिसके अनुसार समाज के उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व व नियंत्रण होना चाहिए, उसे क्या बोल देते हैं? समाजवाद। और इसमें क्या होता है? सरकार ऐसी नीतियां बनाए, होना चाहिए इसमें सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि सभी को अपना विकास करने के लिए समुचित अवसर प्राप्त हो सके। इसमें क्या है? सरकार को ऐसी नीतियां बनाना चाहिए, जिससे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का समुचित अवसर प्राप्त हो सके। तो वो क्या होता है? समाजवाद, जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व
का, जैसे परिश्रम व प्रतिभा का विकास, परिश्रम के विकास का समुचित अवसर मिले, अवसर प्राप्त हो सके। तो समाजवाद क्या कहलाता है? वह आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत जिसके अनुसार समाज में उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। साथ ही सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे हर व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समुचित अवसर प्राप्त हो सकें, समान अवसर मिले। तो वो क्या कहलाता है? समाजवाद। और ये समाजवाद है, समाजवाद इसमें कुछ बातें और हैं, जैसे समाजवाद क्या है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसमें क्या है? समाजवाद यह समाज केंद्रित दर्शन है। क्या है? समाज केंद्रित दर्शन है। समाजवाद क्या है? समाज केंद्रित दर्शन है। यह समानता रूपी मूल्य को प्राथमिकता देता है। जो समाजवाद है, समाजवाद समाज केंद्रित दर्शन है और यह समानता रूपी मूल्य को प्राथमिकता देता है। इसके बाद है यह श्रमिक वर्ग का, ये जो समाजवाद है श्रमिक वर्ग का दर्शन माना जाता है। जो समाजवाद है, समाजवाद श्रमिक वर्ग का दर्शन माना जाता है। श्रमिक वर्ग का क्यों? क्योंकि ये श्रमिक वर्ग के जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं उनके भी उत्थान का काम करता है। तो ये क्या है? समाजवाद। और एक है श्रमिक वर्ग का दर्शन है। साथ में यह सामाजिक संपत्ति का समर्थन करता है। ये सामाजिक संपत्ति का समर्थन करता है। जो समाजवाद है सामाजिक संपत्ति का समर्थन करता है और यह व्यक्ति की तुलना में, अगर व्यक्ति है, व्यक्ति की तुलना में राज्य को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। व्यक्ति की तुलना में राज्य को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। अगर मान लो प्राथमिकता देना है तो व्यक्ति को प्राथमिकता कम, राज्य को प्राथमिकता ज़्यादा देगा, इसलिए तो है समाजवाद। इसके बाद और यह प्रतियोगिता के बजाय मनुष्य के बीच भ्रातृत्व की भावना को जन्म देता है। भ्रातृत्व की भावना को जन्म देता है। ये क्या है? इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे यह समाज केंद्रित दर्शन है, यह समानता रूपी मूल्य को प्राथमिकता देता है, यह श्रमिक वर्ग का समर्थन करता है, यह सामाजिक संपत्ति का भी समर्थन करता है और व्यक्ति और राज्य में से राज्य को ज़्यादा प्राथमिकता देगा। और साथ में प्रतियोगिता के बजाय मनुष्य में भ्रातृत्व की भावना को जागृत करता है। मनुष्य में क्या प्रतियोगिता ना हो बल्कि भ्रातृत्व की भावना हो, ये उस पर काम करता है। अब इसके कुछ प्रकार भी हैं। कैसे? इसके प्रकार, अब समाजवाद के क्या प्रकार हैं हम वो देख लेते हैं। जैसे समाजवाद, इसके कुछ प्रकार हैं, हम वो देखते हैं।
जैसे होता है पहला स्वप्नलोकी समाजवाद। स्वप्नलोकीय समाजवाद। अब स्वप्नलोकी समाजवाद क्या होता है? यह सामाजिक संपत्ति व समानता का समर्थन करता है। अब जो स्वप्नलोकी समाजवाद है यह सामाजिक संपत्ति व समानता का समर्थन करता है। और ये कैसे करता है? ये अव्यावहारिक तरीके से इसका समर्थन करता है। अव्यावहारिक तरीके से कैसा होगा? ये क्या करेगा, किसी पूंजीपति वर्ग को समझाएगा, बुझाएगा, उसका मन उसमें समझाएगा, उसका मन इसकी तरफ रुझान ले जाएगा। तो ये क्या करता है? ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको समझाना है कि इनके लिए उत्थान के कार्य करो, गरीबों के लिए उत्थान का कार्य करो। तो ये क्या करता है? ये बहुत कठिन प्रक्रिया है और ये अव्यावहारिक माना जाता है। ये ऐसे साधनों का प्रयोग करता है जिन्हें अव्यावहारिक माना जाता है। जैसे उदाहरण क्या होगा? समझाना बुझाना, समझाना बुझाना, समझा बुझाकर उसका मन परिवर्तित करना, वो क्या कहलाएगा? स्वप्नलोकी समाजवाद। इसके बाद है वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद। अब वैज्ञानिक समाजवाद क्या होता है? यह वर्ग संघर्ष, जो वर्ग संघर्ष, क्रांति, वर्ग संघर्ष, क्रांति आदि व्यावहारिक कारण अपनाकर समानता लाने का प्रयास करता है। समानता लाने का प्रयास करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैज्ञानिक समाजवाद क्या है? यह वर्ग संघर्ष, क्रांति जैसे व्यावहारिक कारणों को अपनाकर समानता लाने का प्रयास करता है। तो क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक समाजवाद। इसके बाद है लोकतांत्रिक समाजवाद। समाजवाद तो है लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद, जैसे अपने भारत में है। लोकतांत्रिक समाजवाद। अब लोकतांत्रिक समाजवाद ये क्या होता है? यह समाज के यह समाजवाद के मूल्य को तो प्राप्त करता है, स्वीकार तो करता है। यह समाजवाद के मूल्य को स्वीकार तो करता है लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकार करता है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से, यानी शांतिपूर्ण ढंग से। लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ, तो हमने क्या देखा? स्वप्नलोकी समाजवाद यह सार्वजनिक संपत्ति और समानता का समर्थन करता है लेकिन अव्यावहारिक तरीके से। ये कैसे? अव्यावहारिक तरीके से। अव्यावहारिक तरीके से कैसे? किसी को समझाना बुझाना, ये हो गया। इसके बाद वैज्ञानिक समाजवाद क्या कहलाता है? यह वर्ग संघर्ष या क्रांति जैसे अव्यावहारिक कारण, जैसे व्यावहारिक कारणों को अपनाता है समानता लाने के लिए। और लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद
समाजवाद के मूल्य को स्वीकार तो करता है, लेकिन लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण तरीके से। इसमें क्या समझा रहा था, इसमें क्रांति होती है, लेकिन इसमें लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण तरीके से काम हो रहा है। तो ये हो गया समाजवाद। इसके बाद हम देखते हैं साम्यवाद। तो ये साम्यवाद क्या होता है, आइए हम जान लेते हैं। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, साम्यवाद। कम्युनिज्म। तो साम्यवाद क्या होता है, इसमें क्या होता है कि निजी संपत्ति का कोई स्थान ना हो। साम्यवाद क्या कहलाता है, साम्यवाद वो कहलाता है जिसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान ना हो। निजी संपत्ति का कोई स्थान ना हो। इससे क्या होगा, जिसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान ना हो, तो इससे क्या होगा, वर्ग भेद यानी विषमता समाप्त हो जाएगी। तो ये क्या है, समाजवाद का उन्नत रूप है। वर्ग भेद कोई स्थान ना हो, जिससे वर्ग भेद समाप्त हो जाएगा। और ये क्या है, साम्यवाद समाजवाद का उन्नत रूप है। समाजवाद, अभी हमने जो समाजवाद पढ़ा था, यह समाजवाद का उन्नत रूप है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साम्यवाद। फिर साम्यवाद के हम देखते हैं मार्क्सवाद। अब ये मार्क्सवाद क्या होता है, आइए हम देख लेते हैं। हाँ, तो मार्क्सवाद क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। इसमें मानव की समस्याओं को इतिहास के माध्यम से समझते हैं। इसमें क्या करते हैं, मार्क्सवाद में मानव की समस्या को इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों का माना जाता है। जो इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उसको परस्पर विरोधी शक्तियों का माना जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें मानव समाज की समस्याओं को इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयास करता है और इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों और बलों का संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जो इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों और वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। इसमें क्या है, मार्क्सवाद में इसमें समाज की समस्याओं को इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों और वर्ग संघर्ष के रूप में प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि पूंजीपति वर्ग है, मजदूर वर्ग है, तो ये क्या बोलता है
कि अगर मजदूर वर्ग में समानता लानी है तो उसको पूंजीपति वर्ग एकजुट होकर पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध इकट्ठा होना पड़ेगा। तो क्या बोलता है, मजदूर वर्ग को इकट्ठा होकर या फिर एकजुट होकर मजदूर वर्ग को एकजुट होकर पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होकर पूंजीपति के विरुद्ध होना पड़ेगा। हाँ, तो मार्क्सवाद क्या कहलाता है कि मानव समाज की समस्याओं को इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयास करता है और इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों और वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में देखता है और मजदूर वर्ग को एकजुट होकर पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संगठित होकर उनके विरुद्ध संगठित होना पड़ेगा, जब ही मजदूर वर्ग का उत्थान हो पाएगा। तो ये ऐसे काम करता है। अब देखते हैं अराजकतावाद। अब अराजकतावाद क्या है, इसमें बोलते हैं कि सरकार ही अनावश्यक है। ये बोलता है अराजकतावाद कि सरकार है जो वो अनावश्यक है, सरकार कोई काम की नहीं है। इसमें क्या है, जो व्यक्ति को यानी मनुष्य को विवेकशील, यह क्या करता है, मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानता है, विवेकशील और न्यायपरायण। यह व्यक्ति को विवेकशील और न्यायपरायण मानता है और ये बोलता है कि अगर समाज में इस तरह का समाज हो कि जो मनुष्य विवेकशील हो और न्यायपरायण हो, तो हमको सरकार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर जो मनुष्य विवेकशील हो, न्यायपरायण हो, तो हमको सरकार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि सरकार अनावश्यक है। इसके बाद हम देखते हैं उदारवाद। तो उदारवाद, जो कि जीएस पेपर 3 में बहुत यूज होता है उदारवाद। उदारवाद का असली मतलब क्या है हम उसको यहाँ पर देखेंगे, इसलिए ये वाला उदारवाद ये जीएस पेपर 3 के लिए भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देख लेते हैं उदारवाद। अभी उदारवाद क्या है, उदारवाद क्या होता है कि उदार होना, किसी व्यक्ति के प्रति उदार होना। जैसे कोई बहुत कठोर होता है, कोई बहुत उदार होता है। तो कठोर का मतलब है कि सख्ती से पेश आना, और उदार का मतलब होता है कि नहीं, तुम जैसा कर रहे हो ठीक है, करते रहो। तो मतलब ये है उदारवाद। उदारवाद मतलब क्या होता है, नरम पड़ जाना। तो उदारवाद ये क्या है, पूंजीपति ये पूंजीवाद का समर्थन करता है। ये क्या करता है, पूंजीवाद का समर्थन करता है। जैसे 1990 के दशक में वैश्विक महामंदी आई थी, तो उसमें पूंजीवाद, तो उसमें उदारीकरण प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो उसमें क्या है, जैसे उदारीकरण, वैश्वीकरण और
निजीकरण, ये प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो उसमें ये क्या है, पूंजीपति वर्ग का समर्थन करता है, ये पूंजीवाद का समर्थन करता है। यह साथ में निजी संपत्ति का भी समर्थन करता है, निजी संपत्ति का भी समर्थन करता है। यह पूंजीवाद का समर्थन तो करता है, साथ में निजी संपत्ति का भी समर्थन करता है। यह व्यक्ति केंद्रित दर्शन है। क्या है? व्यक्ति केंद्रित दर्शन है। तो उदारवाद क्या है? यह व्यक्ति केंद्रित दर्शन है, मतलब व्यक्ति ही साध्य है दर्शन है, और इसमें क्या है, व्यक्ति साध्य है। यह व्यक्ति केंद्रित दर्शन है और व्यक्ति साध्य है, और इसका केंद्रीय मूल स्वतंत्रता है। इसका केंद्रीय मूल स्वतंत्रता है। उदारवाद क्या है? यह केंद्रीय मूल, इसका केंद्रीय मूल स्वतंत्रता है। यह पूंजीवाद का समर्थन करता है, निजी संपत्ति का भी समर्थन करता है। यह व्यक्ति केंद्रित दर्शन है, मतलब व्यक्ति इसमें क्या है, साध्य है। और ये इसका जो केंद्रीय मूल है वो क्या है, स्वतंत्रता है। और यह व्यक्ति को तार्किक प्राणी यानी विवेकशील यह व्यक्ति को तार्किक प्राणी यानी विवेकशील मानता है, और यह बोलता है कि यह व्यक्ति को तार्किक प्राणी या विवेकशील मानता है, और यह बोलता है कि सरकार को व्यक्तिगत कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब ये अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बोलता है, राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह व्यक्ति को तार्किक प्राणी यानी विवेकशील मानता है, और यह बोलता है कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मतलब अहस्तक्षेप की नीति का पालन करता है, या अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। यह हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसके कुछ प्रकार हैं। जैसे कौन कौन से प्रकार हैं? नकारात्मक उदारवाद, यहाँ पे है इसका प्रकार, किसके? उदारवाद के प्रकार। तो उदारवाद के प्रकार क्या हैं? नकारात्मक उदारवाद, फिर आता है सकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद, फिर आता है सकारात्मक उदारवाद, फिर आता है इसमें आदर्शवाद, नव उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, फिर आता है नव उदारवाद, नव उदारवाद। तो इसके प्रकार हो गए नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, और फिर आता है नव उदारवाद, फिर आता है समतावाद। चौथा क्या है? समतावाद।
तो ये क्या है, उदारवाद के कितने प्रकार हो गए? नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, नव उदारवाद और समतावाद, इसके 4 प्रकार हो गए। तो अब ये नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद और नव उदारवाद और समतावाद, ये क्या होता है, आइए हम इनको देख लेते हैं। जैसे लिख लीजिए, नकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद, तो नकारात्मक उदारवाद, अब ये नकारात्मक उदारवाद क्या है? यह सीमित राज्य या पुलिस राज्य का समर्थन करता है। यह सीमित राज्य या पुलिस राज्य का समर्थन करता है। यह सीमित राज्य और पुलिस राज्य का समर्थन करता है। मतलब ये क्या है कि पुलिस है जो केवल विधि व्यवस्था बनाने का काम करे, मतलब जो पुलिस है केवल विधि व्यवस्था बनाने का काम करे और व्यक्ति को स्वतंत्र करे। जो पुलिस है केवल विधि व्यवस्था बनाने का काम करे और व्यक्ति को स्वतंत्र करे, तो ये क्या है, नकारात्मक उदारवाद। जैसे सीमित राज्य या पुलिस राज्य का समर्थन करता है, यानी संविधानवाद का समर्थन करता है। संविधानवाद का समर्थन करता है, मतलब नकारात्मक उदारवाद क्या है, सीमित राज्य या पुलिस राज्य का समर्थन करता है, और संविधानवाद का समर्थन करता है। और संविधानवाद में क्या है, सीमित राज्य। तो ये अभी 2020 में जो यूपीएससी का प्री का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन आया था कि संविधान कैसा है, तो संविधान क्या है, सीमित राज्य है। संविधान सीमित राज्य का समर्थन करता है। तो ये यूपीएससी प्री में 2020 में एक क्वेश्चन भी आया है कि यह कैसा है, संविधान सीमित है। और ये क्या है, अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। समर्थन, ये क्या मतलब है, ये अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है, मतलब हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। इसके बाद ये क्या बोलता है, यह अणुवादी व्यक्ति का समर्थक है। ये अणुवादी व्यक्ति का समर्थक है, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मतलब है O2, तो ये अणु है, तो ये अणु में रहता है, मतलब स्वतंत्र है। जैसे हाइड्रोजन का H2, तो ये क्या है, अणु है। तो अणु जैसे स्वतंत्र रहता है, ऐसे ये है, ये अणुवादी व्यक्ति का समर्थन करता है। और यह राज्य या समाज पर निर्भर नहीं है। तो ये अणुवादी व्यक्ति का समर्थक है, और ये समाज या राज्य पर निर्भर नहीं है। तो कितनी बातें हो गई हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, यह नकारात्मक स्वतंत्रता
का समर्थक है। यह नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। अब नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है, नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है बंधनों का अभाव, बंधनों का अभाव। ये क्या बोलता है नकारात्मक उदारवाद, कि इसमें कोई भी बंधन ना हो, बंधनों का अभाव हो, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा नकारात्मक उदारवाद। अब इसके बाद हम देखते हैं सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद इसके जस्ट थोड़ा अलग है, उसको हम देखते हैं। अरे सकारात्मक उदारवाद क्या है, यह कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। सकारात्मक उदारवाद, तो सकारात्मक उदारवाद क्या होता है, यह कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। सकारात्मक उदारवाद कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है और समाज के, ये सकारात्मक उदारवाद कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है और समाज के सभी वर्गों विशेषकर जो पिछड़े वर्ग हैं उनके उत्थान का कार्य करता है। तो क्या कहलाएगा, ये कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है और समाज के सभी वर्ग, विशेषकर पिछड़े वर्ग, यह कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है और समाज के सभी वर्ग विशेषकर पिछड़े वर्ग, जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग के उत्थान का कार्य करता है। समाज के सभी मतलब पिछड़े वर्ग के उत्थान का, पिछड़े वर्ग का उत्थान का कार्य करता है। और कल्याणकारी राज्य क्या हुआ, कल्याणकारी राज्य जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आदि में राज्य की भूमिका, राज्य की सक्रिय भूमिका स्वीकार करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सकारात्मक उदारवाद है यह कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। कैसा राज्य, कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है और समाज के सभी वर्ग विशेषकर पिछड़े वर्ग के उत्थान का कार्य करता है। और कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या हुआ कि यह स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में राज्य की सक्रिय भूमिका को स्वीकार करता है। तो ये क्या हो गया, सकारात्मक उदारवाद। अब सकारात्मक उदारवाद, इसके कुछ बिंदु हैं, जैसे पहला क्या हो गया, ये सकारात्मक उदारवाद निजी संपत्ति का तो स्वीकार करता है, निजी संपत्ति को स्वीकार तो करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में जो राज्य का हस्तक्षेप है, उसका भी समर्थन करता है। तो हमने नकारात्मक उदारवाद देखा था कि वो अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता, लेकिन ये अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप को समर्थन करता है। और यह व्यक्ति को
ये व्यक्ति को समाज से अधिक महत्व देता है। यह क्या करता है, जो सकारात्मक उदारवाद है व्यक्ति को समाज से अधिक महत्व तो देता है, लेकिन व्यक्ति और समाज को परस्पर पूरक मानता है। अधिक महत्व देता है लेकिन व्यक्ति व समाज के हित को परस्पर पूरक मानता है। अभी पूरक मानता है तो अभी कुछ सालों में यूपीएससी में इसमें एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था कि व्यक्ति जो सकारात्मक उदारवाद व्यक्ति व समाज के हित को परस्पर पूरक मानता है, विवेचना कीजिए। पूरक मानता है, विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए। तो ये क्या है, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, जो पहले आ चुका है कि व्यक्ति व राज्य के हित को परस्पर पूरक मानता है सकारात्मक उदारवाद। इसकी हमको विवेचना करनी है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आया था, तो ये क्या बोलता है, सकारात्मक उदारवाद व्यक्ति के विकास के लिए परिस्थिति और अवसर का होना इसका पूरक मानता है। विवेचना में क्या आएगा, जैसे व्यक्ति विकास के लिए परिस्थिति व अवसर का होना, व्यक्ति के विकास के लिए परिस्थिति और अवसर का होना व्यक्ति के विकास के लिए परिस्थिति और अवसर का होना, ये इसका समर्थन करता है। अगर यह नहीं है तो ये क्या है, बंधन में है। अगर यह नहीं है तो बंधन में है। बंधन में है, और जब बंधन में है तो क्या होगा, अगर ये नहीं है तो बंधन में होगा। जैसे व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक परिस्थिति व अवसर का होना, ये क्या कहलाता है, सकारात्मक उदारवाद। अगर ये नहीं है तो ये क्या होगा, बंधन में होगा। और जब बंधन में होगा तो यह परिस्थिति व अवसर सबको प्राप्त होगी, सबको प्राप्त होगी और समानता आ जाएगी। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि व्यक्ति के विकास के लिए परिस्थिति व अवसर का होना, ये बोलता है सकारात्मक उदारवाद। लेकिन अगर ये नहीं है तो क्या होगा, ये व्यक्ति बंधन में हो गया। मतलब क्या होगा, ये सबको प्राप्त होगी, जो परिस्थिति है अवसर है वो सबको प्राप्त होंगे, और अगर ये सबको प्राप्त हैं तो समानता आ जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति व समाज के हित को परस्पर पूरक मानता है। समाज को परस्पर पूरक मानता है। अगर ये नहीं है, ठीक है, ये हो गया, समानता आ जाएगी। इसके परिणाम क्या हुए, जैसे 1990 के दशक में समानता लाने के प्रयास तो किए 1990 ने। उसके और पहले दशक में क्या हुआ था कि समानता लाने के प्रयास के चक्कर में भ्रष्टाचार बढ़ा, क्योंकि राज्य का हस्तक्षेप रहेगा तो थोड़ी बहुत नियम कायदे कानून रहेंगे, तो इसलिए वह क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ा। परिणाम उससे क्या हो, परिणाम हुए, परिणाम
भ्रष्टाचार बढ़ा, नौकरशाही बढ़ी, नौकरशाही बढ़ी, ठीक है। तो ये हो गया क्या, सकारात्मक उदारवाद। हम इसके आगे देखते हैं न उदारवाद। जो न उदारवाद है ये नकारात्मक उदारवाद का ही आगे का रूप है। जो न उदारवाद है ये नकारात्मक उदारवाद का ही थोड़ा विकसित रूप है। अब वो कैसे है वो हम देखते हैं। जैसे नव उदारवाद, नाव, तो नव उदारवाद ये क्या होता है, हमने क्या बताया कि 21वीं सदी के, जो 21वीं सदी के नकारात्मक उदारवादी विचारों का ही पुनर्जीवन है। नकारात्मक उदारवादी विचारों का पुनर्जीवन है। नवोदारवाद क्या है, ये 21वीं सदी के नकारात्मक उदारवादी विचारों का पुनर्जीवन है। और यह स्वायत्त बाजार, यह स्वायत्त बाजार व्यवस्था में विश्वास तो रखता है। यह क्या कहता है, ये स्वायत्त बाजार व्यवस्था में विश्वास रखता है, मतलब अनियंत्रित बाजार व्यवस्था, अनियंत्रित बाजार व्यवस्था, ये स्वायत्त बाजार व्यवस्था में रखता है, मतलब अनियंत्रित बाजार व्यवस्था इसमें विश्वास रखता है। और यह राज्य की सीमित भूमिका को स्वीकार करता है। यह राज्य की सीमित भूमिका को स्वीकार करता है। अब हमने क्या बताया था कि नव उदारवाद 21वीं सदी के नकारात्मक उदारवादी विचारों का पुनर्जीवन है। तो नकारात्मक उदारवादी क्या था कि बाजार व्यवस्था में विश्वास रखता है, पूंजीपति वर्ग में विश्वास रखता है, व्यक्तिवाद का समर्थन करता है। ये भी वैसे ही है, स्वायत्त बाजार व्यवस्था में विश्वास रखता है, मतलब अनियंत्रित बाजार व्यवस्था में विश्वास रखता है। और राज्य की भूमिका तो हो लेकिन सीमित भूमिका हो। और इसके लिए जो नाजिक है, नाजिक ने नव उदारवाद को रात्रिकालीन प्रहरी के, नाजिक ने नव उदारवाद को रात्रिकालीन प्रहरी कहा है। रात्रिकालीन प्रहरी मतलब नाइट वॉचमैन, मतलब तो जो नाजिक है, नाजिक ने नव उदारवाद को रात्रिकालीन प्रहरी कहा है। अर्थात मतलब क्या हुआ इसका, मतलब राज्य केवल विधि
व्यवस्था बनाने का कार्य करे। विधि व्यवस्था बनाने का कार्य करे। और नाजिक ने सीमित, नाजिक बोलता है कि राज्य सीमित हो लेकिन मजबूत राज्य हो। ये क्या बोलता है कि राज्य सीमित हो लेकिन मजबूत राज्य हो। तो ये नाजिक ये बोलता है। अब हेडिंग डाल देते हैं समतावाद। तो हमने नकारात्मक उदारवाद देखा, सकारात्मक उदारवाद देखा, नव उदारवाद देखा। अब आता है समतावाद। तो समतावाद क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। लिख लीजिए समतावाद। जैसे नव उदारवाद नकारात्मक उदारवाद जैसा था, ऐसे ही ठीक वैसे ही समतावाद सकारात्मक उदारवाद के जैसे ही है। जैसे यह समतावाद तो ये निजी संपत्ति और बाजार व्यवस्था में विश्वास रखता है। यह निजी संपत्ति व बाजार व्यवस्था में निजी संपत्ति और बाजार व्यवस्था में विश्वास रखता है, लेकिन बाजार कैसा हो? बाजार नियंत्रित हो। निजी संपत्ति और बाजार व्यवस्था में विश्वास रखता है लेकिन बाजार कैसा हो? नियंत्रित हो। मतलब नियंत्रित बाजार व्यवस्था में विश्वास रखता है। और यह कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। तो ये क्या है? समतावाद यह कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। और यह स्वतंत्रता को महत्व देते हुए यह स्वतंत्रता को महत्व देते हुए समानता लाने का प्रयास करता है। यह स्वतंत्रता देते हुए समानता लाने का प्रयास करता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमने जानी, इसके सामाजिक राजनीतिक दर्शन में। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और शब्द, जैसे आदर्शवाद। तो आदर्शवाद क्या होता है? जैसे आदर्श, हम बोलते हैं कि ये हमारे आदर्श हैं। जैसे कभी कभी बोल देते हैं कि गांधी जी हमारे आदर्श हैं। तो आदर्शवाद का मतलब क्या है? आदर्शवाद का मतलब है कि हम उनकी जैसे आचरण को ग्रहण करना चाहते हैं। मतलब उनके जैसे गुणों को ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे कोई बोलता है हमारे आदर्शवादी कौन है? आदर्श कौन है? सचिन तेंदुलकर या फिर विवेकानंद जी। तो हम क्या कहते हैं? उनके विचारों को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आदर्शवाद। तो यहाँ पे लिखते हैं आदर्शवाद। क्या लिखेंगे? तो आदर्शवाद क्या कहलाता है? तो इसके आदर्शवाद मतलब जिसके आदर्श हम गुणों को लाने का प्रयास करते हैं, वो क्या है? आदर्शवाद। तो इसके समर्थक कौन है? इसके समर्थक है प्लेटो, हेगल। समर्थक हेगल, बोसांके, ईडीसी।
इसके समर्थक कौन है? हेगल और बर्सांके। और ये आदर्शवाद है, ये राज्य केंद्रित विचारधारा है या अवधारणा है, विचारधारा है। तो हम क्या बोलेंगे? आदर्शवाद एक राज्य केंद्रित विचारधारा है। इसके बाद हम देखते हैं, अब ये राज्य केंद्रित विचारधारा, इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य को साध्य मानता है, कि राज्य साध्य है और जो व्यक्ति है वो साधन है। तो आदर्शवाद क्या बोल रहा है कि राज्य साध्य है और व्यक्ति क्या है? साधन है। और इसके अनुसार स्वतंत्रता की क्या मतलब है? स्वतंत्रता, इसके अनुसार स्वतंत्रता का मतलब है राज्य के आदेश का पालन। तो आदर्शवाद क्या बोलता है? आदर्शवाद के हिसाब से स्वतंत्रता का मतलब है राज्य के आदेश का पालन। तो ये क्या कहलाएगा? आदर्शवाद। तो हमने अभी कुछ बातें देखी हैं जो सामाजिक राजनीतिक दर्शन में बहुत ही आवश्यक थी। और नेक्स्ट वीडियो यानी कल हम सामाजिक राजनीतिक आदर्श, जैसे हमने सामाजिक राजनीतिक दर्शन में उसका इंट्रोडक्शन देखा, अब हम देखेंगे सामाजिक राजनीतिक आदर्श। इसके अंदर क्या है? समानता, न्याय, स्वतंत्रता। तो नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे समानता, न्याय, स्वतंत्रता इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। बाकी टॉपिक हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।